नमस्ते, स्वागत है आप सभी का इस क्लास में। आज हम क्लास 12th का विषय व्यवसाय अध्ययन पढ़ रहे हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे व्यावसायिक संगठनों के प्रकार। इससे पहले हमने देखा कि व्यवसाय क्या होता है, कि व्यवसाय कोई भी ऐसी आर्थिक क्रिया जो धन कमाने के उद्देश्य से की जाती है, यानी जिसमें वस्तुओं का क्रय विक्रय किया जाता है, उनका उत्पादन, वितरण, विपणन की सभी व्यवसाय के अंतर्गत आते हैं। और व्यवसाय एक आर्थिक क्रिया है जो धन कमाने या लाभ कमाने के उद्देश्य से कोई भी व्यक्ति करता है। तो एक व्यवसाय के भी विभिन्न रूप होते हैं। व्यावसायिक संगठन अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। तो आज हम व्यावसायिक संगठन के जो प्रकार होते हैं, जो अलग अलग रूप है उनके, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो देखते हैं, किसी भी व्यवसाय को चलाने और उससे लाभ कमाने के उद्देश्य को पूरा करने के लिए सभी संसाधनों को जुटाना तथा उन्हें व्यवस्थित तरीके से उपयोग करके इन क्रियाओं में समन्वय व नियंत्रण स्थापित किया जाता है। इस पूरी व्यवस्था को व्यावसायिक संगठन कहते हैं। एक व्यावसायिक जो संगठन है वह क्या कार्य करता है कि कोई भी जो व्यावसायिक संगठन है जो अपना व्यवसाय चला रहा है, और क्यों चला रहा है, लाभ कमाने के उद्देश्य से चला रहा है। तो अपने व्यवसाय को चलाने और जो लाभ कमाने का जो उद्देश्य है उसको पूरा करने के लिए जो भी उसके संसाधन होते हैं, जो भी उसके पास पूंजी है, श्रम है, यानी जो मानवीय संसाधन है, जो कर्मचारी हैं, वह इन सभी को जुटाएगा और उनको व्यवस्थित तरीके से एक व्यवसाय में क्या करेगा, उपयोग करेगा, ताकि जो कार्य है वह अनुकूलतम हो, कम लागत पे अच्छा रिजल्ट हमें मिल सके। तो व्यवस्थित तरीके से उनका उपयोग करके उन क्रियाओं में क्या करता है, वह समन्वय बिठाता है और उन पे नियंत्रण स्थापित करता है। तो ये सारी जो कार्य है एक व्यावसायिक संगठन के द्वारा किए जाते हैं कि वह जो संसाधन है उनको एकत्रित करता है और उनका उपयोग, उनमें समन्वय स्थापित करते हुए अनुकूलतम उनका उपयोग करता है और उन पे नियंत्रण स्थापित करता है, ताकि जो उसका उद्देश्य है, लाभ कमाने का उद्देश्य, वह उसे प्राप्त कर सके। तो ये पूरी व्यवस्था को व्यावसायिक संगठन कहा जाता है। अब हम देखते हैं कि जो व्यावसायिक संगठन है उसके कितने प्रकार होते हैं, कितने तरीके से एक व्यवसायी जो है अपने व्यावसायिक संगठन की स्थापना कर सकता है। तो इसको हम बांट सकते हैं उसके स्वामित्व के आधार पर, प्रबंधन के आधार पर और नियंत्रण के आधार पर। तो व्यवसाय के स्वामित्व, प्रबंधन व नियंत्रण के आधार पर व्यावसायिक संगठनों को निम्न वर्गों में बांटा जा सकता है। यानी एक व्यवसाय का स्वामित्व, उसका प्रबंधन और नियंत्रण एक व्यक्ति के हाथों में है या एक से ज्यादा व्यक्ति के हाथों में है, इसके आधार पर हम व्यावसायिक संगठनों को बांट सकते हैं। तो देखते हैं कि जो व्यावसायिक संगठन है उसके कितने प्रकार होते हैं। तो एक होता है एकल स्वामित्व, जिसमें एक ही व्यक्ति उसका स्वामित्व होता है। साझेदारी, जो विभिन्न लोगों ने मिलकर कोई फर्म शुरू करी है तो वह साझेदारी होती है। संयुक्त हिंदू परिवार, जो परिवार है, हिंदू परिवार, अविभाजित हिंदू परिवार, वह कोई अपना व्यवसाय चला रहा है तो संयुक्त हिंदू परिवार। सहकारी समितियां, जो मिलकर जो समिति ने बनकर कोई कार्य कर रहा है, व्यवसाय कर रहे हैं, तो वह इसके अंदर आएंगे। और एक संयुक्त पूंजी कंपनी। ये सभी व्यवसायिक संगठनों की क्या है, प्रकार हैं। ये स्वामित्व, प्रबंधन और नियंत्रण के आधार पर हमने इनका वर्गीकरण किया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं एकल स्वामित्व। यह व्यवसाय का सबसे छोटा रूप है। जो एक व्यावसायिक संगठन है उसके जो विभिन्न रूप अभी हमने देखे, उसमें सबसे छोटा जो रूप है वह एकल स्वामित्व है। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि एकल स्वामित्व यानी एकल यानी एक, स्वामित्व यानी उस पे जो हक होता है, अधिकार होता है, वह एक ही व्यक्ति का होता है। तो ऐसा व्यवसाय एकल स्वामित्व व्यवसाय कहलाता है। यानी एक ही व्यक्ति द्वारा उस व्यवसाय का, उस पे अधिकार भी उसी का ही है, नियंत्रण भी उसी व्यक्ति का है, और जो भी प्रबंधन है उसी व्यक्ति के द्वारा, एक ही व्यक्ति के द्वारा किए जा रहे हैं, और जो भी उस व्यवसाय से संबंधित निर्णय हैं वह भी उसके स्वामी के द्वारा ही लिए जा रहे हैं। ऐसा व्यवसाय एकल स्वामित्व का व्यवसाय कहलाता है। जैसे आपने आसपास अब कोई किराने की दुकान या स्टेशनरी की दुकान देखी होगी, कोई नाई की दुकान है, या जो भी छोटी मोटी एक सिलाई करने वाला कोई दर्जी है उसकी शॉप देखी होगी, तो उसका क्या होता है कि वही स्वामी होता है और वही उसका प्रबंधन करता है। जो भी मैनेजमेंट उसे अपने व्यवसाय में करना है वही व्यक्ति करता है, और उसके व्यवसाय से संबंधित जो भी कार्य हैं उन पर भी वही नियंत्रण रखता है।
तो एक ऐसा व्यवसाय जिसका स्वामित्व, प्रबंधन और नियंत्रण एक ही व्यक्ति के हाथों में हो, उसे एकल स्वामित्व जो है व्यावसायिक संगठन कहा जाता है। तो एकल से अभिप्राय एक या अकेला है, और स्वामित्व से आशय स्वामी होने से है। यानी एक ऐसा व्यवसाय जिसका स्वामी कोई एक ही व्यक्ति होता है, अकेला ही व्यक्ति होता है। अतः व्यवसाय का एक ऐसा प्रकार जिसका स्वामी एक व्यक्ति हो, उसका प्रबंधन, जोखिम, नियंत्रण सभी उसी की ही जिम्मेदारी हो। यानी उस व्यवसाय से संबंधित जो भी क्रियाएं हैं वह अकेला व्यक्ति ही करेगा। चाहे उससे रिलेटेड उसका प्रबंधन हो या व्यवसाय से संबंधित कोई भी जोखिम उठानी हो तो वही व्यक्ति उठाएगा। व्यवसाय में कोई भी लाभ हो रहा है तो भी वही उसको वहन करेगा, और हानि है तो भी उसको वहन करेगा। और नियंत्रण, ये सभी कार्य उसी व्यक्ति के द्वारा किए जाते हैं। तो वह व्यवसाय एकल स्वामित्व वाला व्यवसाय कहलाता है। यानी जिस व्यवसाय का स्वामी एक ही है और वही उस व्यवसाय की सभी क्रियाओं के लिए जिम्मेदार होता है, वह व्यवसाय एकल स्वामित्व व्यवसाय कहलाता है। अब एकल स्वामित्व व्यवसाय की जो है विशेषताएं क्या क्या होती हैं, कि उसमें क्या क्या, उसको देखकर हम कह सकते हैं, विशेषताओं को देखकर, कि यह व्यवसाय एकल स्वामित्व व्यवसाय कहलाता है। तो सबसे पहला हमने पढ़ा, जैसा कि हमने उसके अर्थ में ही देख लिया था, कि एकल स्वामित्व का आशय होता है एक व्यक्ति ही उसका स्वामी। यानी पहली जो विशेषता है वह है अकेला स्वामित्व, यानी एक ही व्यक्ति का उस व्यवसाय पे स्वामित्व रहता है। एक ही व्यक्ति स्वामी जो व्यवसाय शुरू करने के लिए स्वयं ही सभी संसाधन जुटाता है। यानी जो भी व्यवसाय उसने स्थापित किया है, जिसका उद्देश्य क्या है, लाभ कमाना है, तो लाभ कमाने के उद्देश्य से जो भी वह कार्य करेगा, जो भी संसाधन जुटाएगा, वह एक व्यक्ति के द्वारा ही किए जाएंगे। तो इसका जो पहला जो विशेषता है एकल स्वामित्व की, वह है अकेला स्वामित्व। यही प्रबंधन करता है और यही सारे जो भी संसाधन है, भौतिक संसाधन है या मानवीय संसाधन, जो भी जरूरत होती है, वह अकेला व्यक्ति ही जो है वहन करता है, वही उसकी जिम्मेदारी होती है। दूसरा जो है, स्वामित्व और प्रबंधन अलग अलग नहीं। यानी जो इसका स्वामी है वही उसका मैनेजमेंट भी देखेगा। यानी ये व्यक्ति दोनों अलग अलग नहीं होते हैं एकल स्वामित्व में। स्वामी अपने कौशल और बुद्धिमत्ता से व्यवसाय का प्रबंधन करता है। यानी जैसे हम बड़ी बड़ी कंपनीज में देखते हैं कि मालिक अलग होते हैं और उनको मैनेज करने वाला व्यक्ति, जो एक विभाग ही पूरा अलग होता है। लेकिन एकल स्वामित्व में क्या होता है, वह स्वामी ही उस व्यवसाय से संबंधित सभी क्रियाओं को मैनेज करता है, व्यवस्थित करता है, और उसके लिए जो उसका कौशल है, उसकी बुद्धिमत्ता है, यह सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। तो एकल स्वामित्व में वह व्यक्ति ही, उसका स्वामी ही जो व्यवसाय की जो क्रियाएं हैं उस पर नियंत्रण रखता है, उनका प्रबंधन करता है। कम कानूनी औपचारिकताएं, यानी जो एकल स्वामित्व है एक छोटा व्यवसाय का रूप है, तो इसको स्थापित करने के लिए बहुत अधिक जो औपचारिकताएं हैं, कानूनी कार्यवाही हैं, जो कागजी कार्यवाही हैं, उनकी ज़रूरत नहीं होती है। तो इनको स्थापित करना एक व्यक्ति के लिए कम पूंजी, बहुत ज़्यादा पूंजी की भी आवश्यकता नहीं होती। तो इनको स्थापित करना एक व्यक्ति के लिए अन्य व्यावसायिक संगठनों की तुलना में सरल होता है, और इसकी समाप्ति भी एक व्यवसाय के ऊपर ही निर्भर करती है। यदि वह जब चाहता है उस अपने व्यवसाय को बंद कर सकता है। तो एकल स्वामित्व व्यवसाय को स्थापित करने में कम कानूनी औपचारिकताओं का पालन करना पड़ता है, अतः इनकी स्थापना सरल होती है। यानी वह इनको अपनी इच्छा के अनुसार बहुत कम जो औपचारिकताएं हैं उनको पूरी करके इसकी स्थापना कर सकता है। कोई अलग अस्तित्व नहीं, यानी एक व्यवसायी का अपने व्यवसाय से, यानी जो भी उसने व्यवसाय की स्थापना करी है उसका अपने व्यवसाय से कोई अलग स्वामित्व नहीं होता। व्यवसायी व व्यवसाय दोनों एक होते हैं। यानी व्यवसाय के अंतर्गत जो भी कार्य किए जाते हैं उन सभी के लिए जो जिम्मेदार होता है वह उसका स्वामी ही होता है। ग्राहकों के साथ जो भी वह लेन देन करता है, क्रय विक्रय करता है, या जो भी कोई समस्या आती है, उन सभी के लिए जिम्मेदार वह व्यवसायी ही होता है। यानी जो व्यवसाय है और व्यवसायी दोनों अलग अलग नहीं होते हैं। इन दोनों का स्वामित्व क्या होता है, अस्तित्व क्या होता है, एक ही होता है। तो व्यवसाय और व्यवसायी का जो अस्तित्व है वह अलग नहीं होता है। व्यवसायी व्यवसाय की हर बात के लिए जिम्मेदार
होता है। कोई इसका ये नहीं कि जो व्यवसाय है वह अलग है और उसका स्वामी अलग है, नहीं, दोनों एक ही होते हैं और व्यवसायी ही जो उसका बिजनेस है उसकी हर बात के लिए जो भी कार्य, क्योंकि वह उसके द्वारा ही किए जा रहे हैं, तो सभी कार्यों के लिए वह जिम्मेदार होता है। लाभ हानि का बंटवारा नहीं, क्योंकि वह अकेला ही उस व्यवसाय का स्वामी है, उसका प्रबंधन भी वही कर रहा है, नियंत्रण भी वही कर रहा है, जो भी संसाधन है उनमें समन्वय भी वही स्थापित कर रहा है। तो जो भी व्यवसाय में अगर लाभ हो रहे हैं या हानि हो रही है तो वह किसी अन्य पक्ष के साथ उसका बंटवारा नहीं करता है। लाभ होने पर वही उसको जो है अपने हिस्से में बांट लेता है और हानि होने पर वही व्यक्ति, वही उसका स्वामी उसको वहन करता है। तो व्यवसायी का स्वामित्व अलग एक होने के कारण लाभ हानि का वहन स्वयं ही करता है। किसी अन्य व्यक्ति के साथ उसे लाभ हानि का जो बंटवारा करने की आवश्यकता नहीं होती है। असीमित देयताएं हैं, मतलब एक व्यवसायी है, एक व्यक्ति है, उसने अपना व्यवसाय जैसे छोटी सी किराने की शॉप खोल ली। अब उसने कुछ उधारी वगैरह खरीद के उधारी लेके अपने माल का क्या किया, माल को रखा ग्राहकों को बेचने के लिए, और धीरे धीरे उसके ऊपर जो उधार है वह बहुत अधिक हो गया। यदि वह अपने व्यवसाय के जो भी इनकम हो रही है उससे अपनी उधारी चुकाने में समर्थ नहीं है, तो फिर उसकी निजी जिम्मेदारी बन जाती है कि जो देयताएं हैं, जो भुगतान है, वह अपनी निजी संपत्ति से करे। क्यों? क्योंकि व्यवसाय और व्यवसायी दोनों का अस्तित्व क्या होता है, एक ही होता है, अलग नहीं होता। और एक व्यवसायी ही अपने बिजनेस की हर कार्य के लिए जिम्मेदार होता है। तो यदि व्यवसायी जो व्यक्ति है, अगर व्यवसाय की संपत्तियों से समस्त भुगतान नहीं हो पा रहे हैं, तो फिर उसकी जो निजी संपत्ति है वह उसको उपयोग में लेना पड़ता है। इसीलिए जो उसकी देयता होती है, उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है वह असीमित होती है। यानी उसकी जो जिम्मेदारी है ये उसके व्यवसाय तक ही सीमित नहीं होती, बल्कि उसकी खुद की निजी जिम्मेदारी भी होती है। तो व्यवसायी का दायित्व असीमित होता है एकल स्वामित्व में। हानि होने पर यदि व्यवसाय की संपत्तियां देयताओं के भुगतान के लिए काफी नहीं है, तो उसका भुगतान अपनी व्यक्तिगत संपत्तियों से उसे करना होगा। यदि जो व्यवसाय की संपत्तियां हैं उनको बेचने के बाद भी वह अपनी पूरी देयताओं को भुगतान नहीं कर पा रहा है, तो अपनी निजी संपत्ति का उसे उपयोग करना होगा और अपने व्यवसाय के जो भी उधार हैं, कर्ज है, उनको चुकाना पड़ेगा। तो इसका जो दायित्व है एकल स्वामित्व में, जो व्यवसायी का दायित्व होता है, देयताएं होती हैं, वह असीमित होती है। एक व्यक्ति का ही नियंत्रण, जैसा कि हमने पहले देख चुके हैं कि इसमें एक ही व्यक्ति स्वामी होता है, तो नियंत्रण भी उसी व्यक्ति का अपने व्यवसाय पे पूरा रहता है। तो व्यवसाय का नियंत्रण केवल स्वामी के हाथ में होता है। वह अपनी इच्छा अनुसार व्यवसाय चला सकता है। उसकी इच्छा के अनुसार जैसे उसको निर्णय लेने हैं वह सभी उस पर ही निर्भर करते हैं। एकल स्वामित्व जो व्यवसाय है उसके गुण क्या क्या हैं? जो एकल स्वामित्व व्यवसाय है उसके प्रॉफिट्स क्या हैं, लाभ क्या हैं? तो सबसे पहले इनकी सरल स्थापना व समाप्ति। जैसे कि हमने इसकी विशेषताओं में ही देख लिया था कि स्थापना करने के लिए इसकी जो है एकल स्वामित्व में कम कानूनी औपचारिकताओं को पूरा करना होता है, तो इसलिए इसकी स्थापना भी करना सरल है। और जब व्यवसायी चाहे, जब उसको लगता है कि वह उसको संभाल नहीं पा रहा है, तो वह उसकी समाप्ति भी कर सकता है। तो एक स्वामित्व व्यवसाय की स्थापना में कम कानूनी औपचारिकताएं को पूरा करना होता है, इसलिए इसकी स्थापना और इसकी समाप्ति क्या होती है, सरल होती है। दूसरा जो इसका गुण है वह शीघ्र निर्णय व तेज कार्यवाही। क्योंकि जो एकल स्वामित्व है उसमें एक ही व्यक्ति रहता है, तो अपने व्यवसाय से संबंधित जो भी निर्णय लेने होते हैं किसी अन्य पक्ष का उसको सलाह मशवरा लेने की जरूरत नहीं होती। यदि एक ही व्यवसाय में दो या दो से अधिक व्यक्ति हैं तो सभी से ही जो है एडवाइस लेनी होती है, लेकिन अगर अकेला व्यक्ति है तो फिर वह क्या करता है, अपने व्यवसाय से संबंधित जो भी निर्णय है वह तुरंत ले सकता है और उस पर कार्यवाही भी कर सकता है। उसे किसी अन्य व्यक्ति से पूछने की जरूरत नहीं होती है। तो अन्य किसी व्यक्ति का हस्तक्षेप नहीं होने के कारण व्यवसाय शीघ्र निर्णय लेकर उस पर कार्यवाही कर सकता है। जो व्यवसायी है वह शीघ्र निर्णय लेकर उस पर कार्यवाही कर सकता है। जो भी डिसीजन उसने लिया है उसे तुरंत व्यवसाय में अप्लाई कर सकता है। प्रेरणा
प्रेरणा क्यों? क्योंकि एक ही व्यक्ति है, यानी जो भी लाभ होंगे वो भी उसके होंगे और हानि भी उसी की होगी। तो अधिक से अधिक लाभ कमाने के लिए वह अपने व्यवसाय का संचालन बहुत कुशलता से करेगा और अधिक लाभ होने पर उसको प्रोत्साहन मिलेगा कि वे अधिक से अधिक और अच्छी तरीके से कार्य करे। तो इस व्यवसाय में समस्त लाभ इसका स्वामी ही वहन करता है, तो वह अधिक परिश्रम कर व्यवसाय को चलाने के लिए प्रेरित होता है, क्योंकि जो समस्त लाभ हैं उस एक व्यक्ति के द्वारा ही वहन किए जाते हैं, तो वह अधिक कुशलता से, अधिक परिश्रम कर अपना कार्य करने के लिए प्रेरित होता है। संचालन में लचीलापन रहता है। एक ही व्यक्ति है, वही प्रबंधन कर रहा है, नियंत्रण कर रहा है, बहुत अधिक कानूनी औपचारिकताओं की आवश्यकता नहीं है, वह जैसे चाहे निर्णय ले सकता है। तो संचालन में क्या रहती है, थोड़ा सा लचीलापन रहता है। व्यावसायिक क्रियाओं के विस्तार और उसके संचालन में कम कानूनी औपचारिकताओं को पूरा करना होता है, तो वह आसानी से अपने व्यवसाय का विस्तार कर सकता है। गोपनीयता रहती है, क्योंकि एक ही व्यक्ति है, व्यवसाय से संबंधित जो भी सूचनाएं हैं उसे किसी अन्य पक्ष को बताने की जरूरत नहीं होती। और एकल स्वामित्व में ये भी नहीं है कि जो भी उसके व्यवसाय से संबंधित सूचनाएं हैं उसे उपभोक्ताओं को बताने की जरूरत है, तो इसमें गोपनीयता बनी रहती है। तो व्यवसाय की सभी जो भी सूचनाएं हैं केवल व्यवसाय के स्वामी को ही पता होती है, किसी अन्य पक्ष को पता नहीं होती है। इसलिए एकल स्वामित्व में जो गोपनीयता बनी रहती है। फिर व्यक्तिगत संपर्क है। एक व्यक्ति है वो सीधे ग्राहकों से डील करता है, तो ग्राहकों के साथ उसका क्या बनता है, एक अच्छा संपर्क बनता है। वह ग्राहकों को आकर्षित कर सकता है अपने व्यवसाय की तरफ, अपने व्यवहार से, अपनी कुशलता से। तो यानी एक व्यक्तिगत संपर्क बनता है अपने ग्राहकों के साथ। तो स्वामी का ग्राहकों व अपने कर्मचारियों से सीधा और अच्छा संपर्क बनाना क्या होता है, सरल होता है। तो ये सब हमने देखी, एक जो एकल स्वामित्व है उसके क्या क्या गुण होते हैं। अब एकल स्वामित्व में कुछ गुण हैं, तो कुछ उसके दोष भी हैं, कुछ उसकी लिमिटेशन है, सीमाएं हैं। उसके बारे हम देखते हैं कि एक तो पहला है सीमित साधन। क्योंकि एक ही व्यक्ति है, तो एक व्यक्ति के जो साधन है, उसकी पूंजी जुटाने की जो क्षमता है, जोखिम उठाने की जो क्षमता है, वे क्या होती है, सीमित होती है। इसीलिए एकल स्वामित्व की जो सबसे बड़ी सीमा है वह है सीमित साधन। बहुत अधिक साधन जुटाकर एकल स्वामित्व की वह स्थापना नहीं कर पाता, अपने व्यवसाय का विस्तार नहीं कर पाता है। तो एकल स्वामित्व होने के कारण पर्याप्त मात्रा में पूंजी व संसाधन एकत्रित करना सदैव संभव नहीं हो पाता। व्यवसाय की पूंजी जुटाने की क्षमता क्या होती है, सीमित होती है। क्योंकि एक ही व्यक्ति है तो उसकी कुछ लिमिटेशन है, जो व्यवसाय से संबंधित जो भी संसाधन जुटाने की, पूंजी जुटाने की जो क्षमता होती है वो एक ही व्यक्ति के होने के कारण सीमित होती है। निरंतरता की कमी, क्योंकि व्यवसाय और उसका जो बिजनेस है उन दोनों का अस्तित्व एक होता है, एक ही उसका स्वामी होता है। यदि व्यवसायी को कुछ हो जाए, बिजनेसमैन को कुछ हो जाए, जो उसका कर्ता धर्ता है उसको कुछ हो जाए, तो व्यवसाय अपने आप समाप्त हो जाएगा। तो इसमें क्या रहती है, निरंतरता की कमी रहती है। तो व्यवसाय की निरंतरता मालिक के जीवन व स्वास्थ्य पर निर्भर करती है। यदि उसका जीवन सुरक्षित है, उसका स्वास्थ्य ठीक है, तब तो व्यवसाय चलता रहेगा। लेकिन उसे बीमारी हो जाए या उसकी मृत्यु हो जाए तो व्यवसाय अपने आप क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। उसकी बीमारी या मृत्यु से व्यवसाय समाप्त हो सकता है। तो इसमें एकल स्वामित्व में निरंतरता की कमी रहती है। असीमित देयताएं, जैसे हमने पढ़ा कि यदि व्यवसाय की संपत्तियां, एकल स्वामित्व जो व्यवसाय है उसकी संपत्तियां अगर जो भी उसके देनदारियां हैं, जिसका वो भुगतान उसको करना है, उसको चुकाने में सक्षम नहीं है, तो एक व्यक्ति को, उस व्यवसाय के स्वामी को अपनी निजी संपत्तियों से इन जो भी देता है उनका भुगतान करना होगा। तो एकल व्यवसाय में स्वामी और व्यवसाय का अस्तित्व एक होने के कारण व्यवसायिक देनदारों के भुगतान के लिए स्वामी की निजी संपत्तियों का भी प्रयोग किया जा सकता है। यानी उसे अपने व्यवसाय की जो निजी संपत्ति है उसका भी उसे उपयोग करना पड़ता है। बड़े स्तर के व्यवसायिक क्रियाकलापों के लिए अनुपयुक्त, क्योंकि क्या होते हैं, जो एकल स्वामित्व है उसमें जो पूंजी रहती है, जो संसाधन रहते हैं वह जो सीमित होते हैं। तो एक व्यवसायी क्या करता है, बड़े स्तर पर, जो एकल स्वामित्व वाला व्यवसाय है, जो बड़े स्तर पर अपनी व्यवसायिक क्रियाकलापों को नहीं कर पाता है,
तो व्यवसाय में संसाधन और प्रबंधन क्षमता सीमित होने के कारण, जो एक व्यवसायी है, जो उसका स्वामी है, वही उसका प्रबंधन कर रहा है, तो हर व्यक्ति की अपनी कुछ सीमाएं होती है, तो उसका प्रबंधन क्षमता हो सकती है उसके सीमित होने के कारण बड़े स्तर पर व्यवसायिक क्रियाकलापों के संचालन के लिए यह अनुपयुक्त संगठन है। जो एकल स्वामित्व व्यवसाय है, बड़े स्तर पर जो है कार्य नहीं कर पाता है। फिर है सीमित प्रबंधन विशेषज्ञता। एक ही व्यक्ति है, तो एक ही व्यक्ति विभिन्न क्षेत्रों में तो विशेषज्ञ नहीं हो सकता। जैसे एक व्यवसाय उसने शुरू किया, अब उसको वित्त से संबंधित कार्य करने हैं, विक्रय से संबंधित कार्य करने हैं, माल के क्रय से संबंधित कार्य करने हैं, विपणन से संबंधित कार्य करने हैं, तो इन सभी कार्यों को मैनेज वो एक ही व्यक्ति द्वारा किया जाता है। तो एक ही व्यक्ति जो है वह सभी क्षेत्रों का विशेषज्ञ नहीं होता है। तो एकल स्वामित्व की एक विशेषता, एक सीमा यह है कि इसमें जो सीमित विशेषज्ञता का एक अभाव, जो विशेषज्ञता है उसका अभाव पाया जाता है, क्योंकि एक ही व्यक्ति सभी क्षेत्रों का विशेषज्ञ नहीं हो सकता है। एक अकेला व्यक्ति व्यवसाय के सभी क्षेत्रों, जैसे माल का क्रय करना है, विक्रय करना है, या वित्त संबंधी जो भी कार्य है उसका विशेषज्ञ नहीं हो सकता। एक व्यक्ति है वो एक क्षेत्र में, दो क्षेत्र में जो है अच्छा कर सकता है, लेकिन व्यवसाय के सभी क्षेत्रों में वह विशेषज्ञ हो यह जरूरी नहीं है। अब हम देखते हैं कि जो एकल स्वामित्व व्यवसाय है वह कौन से व्यवसाय के लिए उपयुक्त है। तो एकल स्वामित्व व्यवसाय ऐसे क्षेत्रों में उपयुक्त होगा जहां सीमित स्थानीय बाजार हो तथा जहां कम पूंजी की आवश्यकता हो व जोखिम भी कम हो। एक ऐसा क्षेत्र जहां पे कम पूंजी की आवश्यकता है, क्योंकि एक ही व्यक्ति है, तो सीमित संसाधन होंगी और इससे जोखिम वहन करने की क्षमता भी क्या होगी, कम होगी। तो एक ऐसा व्यवसाय जिसमें सीमित स्थानीय बाजार हो, पूंजी की आवश्यकता जो है वो कम हो और जोखिम कम हो, ऐसे व्यवसायों के लिए एकल स्वामित्व वाला व्यवसाय उपयुक्त होगा। जैसे हम देखते हैं हस्तशिल्प, हाथ से काम करने वाले जो कार्य होते हैं वह एकल स्वामित्व में आ सकते हैं। आभूषण का काम हो गया, कपड़े सिलना आदि व्यवसाय एकल स्वामित्व के लिए उपयुक्त माने जाते हैं। जो छोटे कार्य हैं जिनमें कम पूंजी की आवश्यकता होती है, ऐसे कार्यों के लिए एकल स्वामित्व व्यवसाय उपयुक्त माना जाता है। फिर दूसरा जो प्रारूप हमने देखा वह है साझेदारी व्यवसाय। साझेदारी यानी पार्टनरशिप का मतलब है दो या दो से अधिक व्यक्ति द्वारा मिलकर यदि कोई व्यवसाय किया जाता है तो उसे साझेदारी कहा जाता है। देखते हैं, साझेदारी उन दो या अधिक व्यक्तियों की एक ऐसी संस्था है जिन्होंने लाभ बंटवारे हेतु व्यवसाय चलाने के लिए अपने वित्तीय व प्रबंधकीय साधनों को एकत्रित किया है। यानी कोई भी दो, साझेदारी के लिए कम से कम दो व्यक्ति तो होने चाहिए, तभी वे साझेदार कहलाएंगे। तो दो व्यक्ति भी हो सकते हैं या उससे अधिक व्यक्ति भी हो सकते हैं। तो उन्होंने मिलकर जो भी व्यवसाय का लाभ होगा उसको बांटने के लिए क्या किया है, जो अपने वित्तीय संसाधन है वह उसको लेकर आए हैं, और जो भी उनकी प्रबंध की कुशलता है उसको वह अपने व्यवसाय में लेकर आते हैं, एक समझौता करते हैं अपने बीच में। तो ऐसी संस्था क्या कहलाती है, साझेदारी कहलाती है। जो लोग साझेदारी करते हैं, जो व्यक्ति मिलकर साझेदारी करते हैं, उन्हें साझेदार कहते हैं। और जब उन पूरे साझेदारों को मिलकर सामूहिक रूप से क्या कहा जाता है, फर्म कहा जाता है। तो उन्हें व्यक्तिगत रूप से तो साझेदार कहते हैं तथा सम्मिलित रूप से उन्हें फर्म कहते हैं। सम्मिलित रूप से जब उनको बोला जाता है तो फर्म बोला जाता है। इसमें ये लाभ बांटने के उद्देश्य से क्या होते हैं, सम्मिलित होते हैं, और जो भी अपनी वित्तीय है या प्रबंधकीय कुशलता है उसको इसमें सम्मिलित करते हैं। उनके मध्य में काम के संबंध में जो भी नियम है, शर्तें हैं, उनका क्या बनता है, एक समझौता बनता है, एक अनुबंध बनता है कि आप किस तरीके से उस साझेदारी से या उस फर्म से संबंधित कार्य किए जाएंगे, किस तरीके से लाभ हानि बांटी जाएगी, साझेदारों के जो पूंजी है उस पर क्या ब्याज देय होगा, वेतन दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, आहरण पे कितना ब्याज देय होगा। यानी जितनी भी व्यवसाय से फर्म से संबंधित जो भी कार्य उनके द्वारा किए जाएंगे, उस सभी कार्य, नियम और जो शर्तें हैं उन सबका उनके बीच में क्या होता है, समझौता होता है। यह जो भी ये समझौता बनाते हैं ये मौखिक भी हो सकता है, लिखित भी हो सकता है और गर्भित भी हो सकता है, यानी आचरण के द्वारा भी हो सकता है। तो जब यह समझौता लिखित में बना लेते हैं तो साझेदारी विलेख कहलाता है।
यदि जो भी इन्होंने समझौता तय किया है, जो भी नियम शर्तें लागू करी है, यदि उसे लिखित रूप में लिख लिया जाए तो फिर उसे साझेदारी विलेख कहा जाता है। यानी जो साझेदारों के बीच में जो समझौता होता है, ये जरूरी नहीं है कि वे लिखित में हो, लिखित भी हो सकता है, मौखिक भी हो सकता है और गर्भित भी हो सकता है, परंतु यदि उसे लिखित में लिख लिया जाए तो उसे फिर साझेदारी विलेख कहा जाता है। परंतु समझौता ना होने पर भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की विभिन्न धाराएं लागू होंगी। यदि उन्होंने कोई समझौता नहीं किया है, कोई नियम शर्तें लागू नहीं है उनके ऊपर, तो फिर भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 के जो भी नियम कानून है वह उस साझेदारी फर्म पर लागू होंगे। भारतीय साझेदारी अधिनियम जो 1932 है, जो भी एक साझेदारी फर्म है उस पर जो अधिनियम लागू होता है वह भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932। उसके अनुसार साझेदारी क्या है? तो साझेदारी उन व्यक्तियों के बीच संबंध है जो किसी ऐसे व्यवसाय का लाभ बांटने के लिए सहमत होते हैं। यानी ऐसे व्यक्तियों के बीच का संबंध जो किसी ऐसे व्यवसाय का लाभ बांटने के लिए सहमत होते हैं, जो उन सबके द्वारा मिलकर चलाया जा रहा है या फिर उन सबकी ओर से किसी एक के द्वारा संचालित किया जाता है, जिसमें सभी व्यक्ति मिलकर कार्य कर रहे हैं या उनकी ओर से कोई एक व्यक्ति उसको संचालित कर रहा है, तो ऐसा कोई भी व्यवसाय साझेदारी कहलाती है। अब जो साझेदारी है उसकी क्या क्या विशेषताएं होती है, उसकी क्या जो उसमें गुण होते हैं वे क्या होते हैं। तो सबसे पहला है 2 या अधिक व्यक्ति। एक साझेदारी तभी होगी जब कम से कम उसमें 2 व्यक्ति होंगे, क्योंकि अकेला व्यक्ति साझेदार नहीं हो सकता है, तो कम से कम 2 व्यक्ति होने चाहिए एक साझेदारी के लिए। तो 2 या अधिक व्यक्ति। साझेदारी को प्रारंभ करने में न्यूनतम 2 सदस्यों की आवश्यकता होती है। कंपनी अधिनियम 2019 के नियम 10 के अनुसार साझेदार व्यक्तियों की संख्या सीमा अधिकतम 50 है। अधिकतम 50 है और न्यूनतम कितनी होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए। दूसरा है इनके बीच में अनुबंधात्मक संबंध होता है। इनके बीच में एक अनुबंध होता है अपने काम से संबंध के काम नियम शर्तों के लिए। तो साझेदारी उन व्यक्तियों के बीच आपसी समझौते से होती है, यानी इनके बीच में समझौता होना जरूरी है। जो इकट्ठे काम करना चाहते हैं ऐसे व्यक्ति अनुबंध करने के योग्य होते हैं। यानी जो भी व्यक्ति ने मिलकर एक फर्म तैयार करी है वह व्यक्ति अनुबंध करने के योग्य होने चाहिए। जैसे कोई पागल है या कोई अवयस्क है या ऐसा व्यक्ति जो दिवालिया हो गया है, तो ऐसे व्यक्ति अनुबंध करने के योग्य नहीं माने जाते हैं। तो अवयस्क, पागल आदि व्यक्ति साझेदारी के योग्य नहीं माने जाते हैं, क्योंकि उनमें अनुबंध करने की क्षमता नहीं होती है। तो वे व्यक्ति जिनमें अनुबंध करने की क्षमता है वही मिलकर क्या बनाते हैं? साझेदारी करते हैं। व्यवसाय के लाभों का बंटवारा। ये जो मिले हैं, जो साझेदार मिलके इन्होंने फर्म शुरू करी है, इनका उद्देश्य ही क्या है? जो व्यवसाय से संबंधित लाभ है उनका बंटवारा करना। तो व्यवसाय के लाभ व हानि के बंटवारे के लिए साझेदारी में एक समझौता होना जरूरी है कि किस तरीके से लाभ व हानियों को बांटा जाएगा। वैध व्यवसाय का अस्तित्व, मतलब साझेदारी ऐसे व्यवसाय के लिए ही की जा सकती है जो कि वैध है। अवैध कार्यों के लिए की गई साझेदारी नहीं कहलाती है। जैसे तस्करी है, काला बाजारी है या जुआ है, सट्टेबाजी है, मतलब ऐसे कार्य जो कि कानून के अनुसार क्या नहीं है? वैध नहीं है। तो ऐसे कार्यों के लिए साझेदारी फिर वैध नहीं मानी जाती है। तो जिस व्यवसाय के लाभ को बांटने के लिए व्यक्ति सहमत हुए हैं वह क्या होना चाहिए? वैध होना चाहिए। व्यवसाय वैध होना चाहिए। अवैध व्यवसाय की जो साझेदारी होती है फिर वह मान्य नहीं होती है। एजेंसी संबंध, जो एक साझेदार है उसमें जो साझेदार है और जो फर्म है यानी विभिन्न साझेदारों के बीच एक दूसरे के साथ एजेंसी का संबंध होता है, एजेंट का संबंध होता है। यानी उन फर्म की ओर से कोई भी एक व्यक्ति एक एजेंट के रूप में लेन देन सौदा कर सकता है, तो उस समय वह साझेदार फर्म का एजेंट होता है और बाकी साझेदार प्रधान के रूप में कार्य करते हैं। यानी उनमें से कोई भी एक व्यक्ति
जो लेन देन करता है वह एक एजेंट के रूप में कार्य करता है, जो सौदा करता है, और बाकी जो फर्म के साझेदार हैं वह प्रधान होते हैं। यानी प्रत्येक साझेदार फर्म का एजेंट भी होता है और प्रधान भी होता है। तो साझेदारों के बीच एजेंट का संबंध होता है, प्रत्येक साझेदार प्रधान भी है और फर्म का एजेंट भी है। यानी उनकी ओर से कोई भी साझेदार एक एजेंट के रूप में कार्य करता है और बाकी साझेदार फर्म के प्रधान के रूप में कार्य कर सकते हैं। फिर आगे है असीमित देयताएं, यानी जो फर्म के साझेदार हैं उनका जो दायित्व होता है वह असीमित होता है। इसके अंतर्गत यदि फर्म की जो देयता है उनका भुगतान अगर वह नहीं कर पाते हैं तो उन्हें उनकी व्यक्तिगत रूप से भी क्या रहती है, उनके देयताओं के भुगतान की जिम्मेदारी रहती है। तो फर्म के साझेदारों का जो दायित्व है वह असीमित होता है, वह संयुक्त रूप से और व्यक्तिगत रूप से फर्म की देयताओं के लिए जिम्मेदार होता है। यदि साझेदारी फर्म की संपत्तियां उस फर्म की देयताओं के भुगतान के लिए पर्याप्त नहीं है तो फिर व्यक्तिगत रूप से भी वे क्या रहते हैं, उसके लिए जिम्मेदार होते हैं। तो जो साझेदारी फर्म है उनके जो साझेदार हैं उनका दायित्व असीमित होता है। स्वैच्छिक पंजीकरण, साझेदारी फर्म का पंजीकरण कराना अनिवार्य नहीं है। जो साझेदारी फर्म है उनका पंजीकरण कराना क्या नहीं है, अनिवार्य नहीं है, जरूरी नहीं है। परंतु जो रजिस्ट्रेशन होता है वह एक साझेदारी फर्म का कराना अनिवार्य नहीं होता है। परंतु यदि एक साझेदारी फर्म अपने आप को पंजीकृत नहीं करती है तो विभिन्न प्रकार के लाभों से वह क्या रह जाती है, वंचित रह जाती है। जैसे कोई थर्ड पक्षकार है जिसने उसके साथ कोई लेन देन किया है, कोई समझौता किया है, तो वह उसके खिलाफ कोई उनके बीच में वाद विवाद हो जाता है तो फिर वह उसके खिलाफ न्यायालय में नहीं जा सकती, जबकि वह तृतीय पक्षकार उस फर्म के विरुद्ध मुकदमा दायर कर सकता है। या फिर जो साझेदारों के बीच में कोई विवाद हो जाए तो फिर उसके निपटारे के लिए वह न्यायालय में नहीं जा सकते। तो जो विभिन्न प्रकार के जो प्रॉफिट्स हैं वो एक गैर पंजीकृत साझेदारी जो संस्था है उसको नहीं मिलते हैं। परंतु गैर पंजीकृत फर्म को कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है, अतः फर्म का पंजीकरण कराना आवश्यक है, अनिवार्य नहीं है। मतलब उन पे कानूनी रूप से बाध्यता नहीं है, लेकिन फिर भी जो पंजीकृत कंपनी जो साझेदारी रहती है उसको अन्य कई लाभ मिलते हैं, इसीलिए एक साझेदारी फर्म को अपने आप को पंजीकृत करा लेना चाहिए। तो आज हमने व्यावसायिक संगठन के जो प्रारूप हैं, एकल स्वामित्व और साझेदारी के बारे में पढ़ा। थैंक यू।